हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, जाकर मेरे चैनल पर उसको आप देख सकते हैं। सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज डिस्कस करेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। भारत में औपचारिक क्षेत्र में ऋण या साख की कैसी व्यवस्था की जाती है। ठीक, तो इसके पहले हम क्या है, इसको समझने से पहले एक बेसिक पॉइंट हम समझ लेते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड पे आके हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या? बैंक। क्या लिखा है मैंने? बैंक। ओके, तो ये आपको क्या दिख रहा है? बैंक दिख रहा है। अच्छा, बैंक का मेन वर्क क्या होता है? तो बैंक का मेन वर्क होता है डिपॉजिट। क्या है? डिपॉजिट लेना। या इसको आप ऐसे समझे कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, इनकम करते हैं कहीं ना कहीं से, कोई जॉब करके करता है, कोई बिजनेस करके करता है, कुछ भी करता है, वो अपने खर्चे निकाल देता है। यानी जो भी उसका खर्च है, बेसिक नीड है, जैसे उसका रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, इस पर जितना खर्चा है वो निकाल दिया। ट्रांसपोर्ट का खर्चा, जो भी उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट उसके घर पे बचता है, तो वो क्या करता है? उस अमाउंट को ले जाकर बैंक में डिपॉजिट करा देता है, यानी जमा कर देता है। ठीक है, बैंक उसके बदले क्या देता है? तो बैंक, ये देखो, ये जो एरो आ रही है ना, ये देखिए, बैंक क्या होता है? इस डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे उसको बता देगा कि आप जितना भी अमाउंट बैंक में जमा करेंगे, आपको 6% पर एनम क्या है? इंटरेस्ट, यानी हम ब्याज देंगे। तो बैंक डिपॉजिट पर ब्याज देता है। प्लीज़ नोट डाउन, कंफ्यूज मत होना। बैंक क्या होता है? डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे करता है। किसको? डिपॉजिटर को, यानी कि जो जमा करने वाला होता है, ठीक है, जमाकर्ता को। ठीक, अब वहीं बैंक का दूसरा भी तो काम होता है, क्रेडिट या लोन या ऋण देना। देख रहे हो ना, क्रेडिट को हम लोन बोले या ऋण बोले, तो दूसरा काम ये भी करता है। तो बैंक क्या है जी? लोन भी तो देता है। और लोन किसको देता है? तो बारोवर को देता है। ये देखो, बारोवर। बारोवर मतलब क्या होता है? कर्ज लेने वाला। ठीक है, और यहाँ पे लेंडर कौन है? बैंक। बैंक कौन है? लेंडर। तो यानी कि जो कर्ज देता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ज दाता। ठीक है, और जो कर्ज लेता है क्या बोलेंगे उसको? कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति, यानी उधारी लेने वाला। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो बैंक क्या है? लेंडर है, यानी कर्ज देता है, यानी लोन देता है, ऋण देता है। किसको देता है? बारोवर को। अब हमको सिर्फ यही चीज़ पढ़ना है कि जो ऋण होता है, यानी कि जो उधार लेने वाला है, ठीक है, वो ऋण लेता है जो जाके, ठीक, तो किस किस क्षेत्र से ले सकता है? एक है फॉर्मल सेक्टर, ये हो गया आपका फॉर्मल सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं औपचारिक, और दूसरे को बोलते हैं इनफॉर्मल, अनौपचारिक। ठीक, औपचारिक में जितने भी आपके प्राइवेट बैंक हैं और गवर्नमेंट बैंक हैं। तो प्राइवेट बैंक को भी हम क्या बोल सकते हैं? एक हिसाब से वो भी एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि प्राइवेट बैंक देखो ना, जैसे कोटक महिंद्रा हो गया, ठीक है, और आपका क्या है? एचडीएफसी है, आईडीएफसी है, ये सब क्या है? ये सब आपके सिटी बैंक हैं, ये सब प्राइवेट बैंक है। बट ये भी क्या है कि इनकी अपनी एक कुछ रेपुटेशन है, इनके पास खुद का एक क्या है? फॉर्मल सेटअप है ना। और ये भी क्या है? ये भी रेगुलेट होते हैं किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। सेम इसी तरीके से आपके गवर्नमेंट बैंक है, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इसको भी रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई ही करता है। तो ये ऐसे सारे बैंक है जिसका रेगुलेटर कौन होता है? जिसका नियामक कौन होता है? ठीक है, या जिसका कार्यप्रणाली, जिसकी कार्यप्रणाली पर कौन नज़र रखता है? तो आरबीआई। आरबीआई को आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, सेम इसी तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, जिसको बोलते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक में क्या होता है कि जब लोग ऋण लेते हैं, जैसे साहूकार से ले ले, जिसको आप मनी लेंडर कहते हो, व्यापारी से ऋण लेना, ठीक है, मालिक से अपने मतलब ऋण लेना, जैसे किसी के यहाँ आप काम कर रहे हो तो आपने अपने मालिक से ऋण ले लिया, तो और उसके बाद साहूकार हो गए, व्यापारी हो गए, दोस्त हो गए, ठीक है, हित मित्र जो भी हैं, रिश्तेदार हो गए, इन लोगों से आप जब ऋण लेते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? अनौपचारिक बोला जाता है। इसको इनफॉर्मल क्रेडिट बोला जाता है या अनौपचारिक ऋण बोला जाता है। तो इसमें आरबीआई इनफॉर्मल क्रेडिट को रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है, यानी इसकी कार्य व्यवस्था को या इसकी कार्य प्रणाली को आरबीआई क्या है? निगरानी में नहीं रखता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस क्रेडिट, किस टाइप की क्रेडिट को आरबीआई रेगुलेट करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? फॉर्मल टाइप की जो क्रेडिट होती है, यानी कि जो औपचारिक होती है, उसको आरबीआई रेगुलेट करता है। इनफॉर्मल क्रेडिट को बिल्कुल रेगुलेट नहीं करता है। चलिए, अब हम फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो सीधा सीधा लिखा है, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे सब डिस्कस करता हूँ। लिखा है, वी हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल दैट पीपल ऑब्टेन लोन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस,
द वेरियस टाइप ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज अ फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे लोग अलग अलग क्या है माध्यम से लोन लेते हैं। इस ग्राफ को देखो ना, देखो ये लिखा हुआ है जैसे लैंडलॉर्ड है तो कुछ लोग अपने ही लैंडलॉर्ड्स वगैरह से लोन ले लेते हैं, 1% है। इसी तरीके से है जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी सहकारी समितियां या बैंक से 25% लोन लिया जाता है, गवर्नमेंट से 1% लोन लिया जाता है, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो भी है छोटी मोटी, जैसे इस समय बहुत सारी छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे बजाज अलायंस है ये भी देता है, कोडेक देता है, और बहुत सारे लोग देखो ना न्यूज़पेपर वगैरह कटिंग में भी मतलब अपना ऐड वगैरह छपवाते हैं, जैसे अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण, उसमें कहते हैं ना कि लोन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करें। तो ये सब भी क्या है अदर इंस्टीट्यूशनल या अदर एजेंसीज हैं उससे लेते हैं। फिर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स से, कुछ लोग देखो ना रिश्तेदार और अपने दोस्त हित मित्र से लोन वगैरह लेते हैं। तो ये यही बताया जा रहा है, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन हमने पहले बताया कि फॉर्मल को आप क्या बोलोगे, औपचारिक बोलोगे, और इनफॉर्मल को आप अनौपचारिक बोलोगे। फिर लिखा कि अमंग द फॉर्मर आर लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। तो कह रहा है कि जो फॉर्मल टाइप का जो लोन होता है वो कहाँ से लिया जाता है आपको, बैंक और कोऑपरेटिव से। द इनफॉर्मल लेंडर इंक्लूड मनी लेंडर्स। अनौपचारिक में कौन है, मनी लेंडर्स है, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी होता है, एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है, मालिक, ठीक है, और रिलेटिव्स क्या होते हैं आपके, रिश्तेदार वगैरह हो गए, फ्रेंड्स मतलब दोस्त वगैरह से। तो जब आप इन लोगों से क्रेडिट लेते हैं यानी ऋण लेते हैं तो इसको बोला जाता है अनौपचारिक ऋण या इनफॉर्मल क्रेडिट। ग्राफ 1 में मैंने आपको पहले ही मार्क करके बता दिया कि कैसे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ग्राफ को बोलते हैं हिंदी में आलेख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट, सबसे पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस मतलब क्या होता है, ठीक है, कार्य प्रणाली पर नजर रखना। सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, यानी फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन किस कैटेगरी में जाएगा, सिंपल सी बात है, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में जाएगा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, वी हैव सीन दैट बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जो बैंक होते हैं वो न्यूनतम नगद हिस्सा डिपॉजिट का अपने पास रख लेते हैं, जिसको हम आगे चल के पढ़ते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसको क्या बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। वो इसलिए रखा जाता है जैसे सपोज कि बैंक के पास टोटल एसेट है जितना हमने डिपॉजिट किया, सपोज कि 1,00,000 रुपये मतलब 10 लोगों ने मिलकर जमा किया, तो वही बैंक की सीधा सीधा औकात है कि 1 ही लाख रुपया है तो उस बैंक में ना, तो उस बैंक का सपोज कि बैंक को आरबीआई ने दिशा निर्देश दिया, ठीक है, एक डायरेक्टरी एक एडवाइजरी उसने लॉन्च मतलब उसके ऑर्डर पे किया कि आप क्या है इस 1 लाख यानी जो आपकी क्रेडिट है टोटल कितनी है, 1 लाख है आपके पास, एसेट कितनी है, पेड अप कैपिटल कितनी है आपके पास, 1 लाख है, तो इस 1 लाख का आप न्यूनतम नगद हिस्सा यानी कैश रिजर्व रेशियो आप 20% रख लीजिएगा। तो यानी 1 लाख का 20% 20,000 रुपया, तो 20,000 वो अपने पास रखेगा और 80,000 बचेगा, तो 80,000 रुपये को ही वो क्या करेगा, लोन में घुमाएगा, ठीक है, 80,000 रुपये ही लोन में घुमाएगा। इन द केस मान लो उसने सारे पैसे लोन में दे दिए और कल को डिपॉजिटर सब पैसा मांगना शुरू कर देंगे, तो कहाँ से दे पाएगा, बैंक नहीं दे पाएगा ना, तो बैंक तो दिवालिया हो जाएगा, बैंक करप्ट हो जाएगा। तो लोगों का क्या है, बैंकिंग सिस्टम से विश्वास हट जाएगा, उठ जाएगा, ठीक है, तो फिर लोग बैंक में भरोसा नहीं रखेंगे, और बैंक में अगर भरोसा नहीं आता तो समझते हो ना फिर मार्केट में क्या हो जाता है, सब तहस नहस होना शुरू हो जाता है। फिर लिखा है कि द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, और आरबीआई क्या है समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करता रहता है, ठीक है, देख रेख करता रहता है। सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट आल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोवर्स। तो बैंक इसलिए निगरानी करता है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों बैंक फॉर्मल सेक्टर कि जितने भी क्रेडिट दिए जाते हैं बैंक के द्वारा उसको रेगुलेट करता है, तो आरबीआई इसलिए उसको रेगुलेट करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग लॉबिंग कर रहे हैं। लॉबिंग समझते हो ना, लॉबिंग मतलब होता है कि जैसे सट्टेबाजी करना या स्पेकुलेशन, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि ये लोग अपने नात रिश्तेदार, जैसे बैंक मैनेजर हो गया, बैंक एम्प्लॉय, तो अपने नात रिश्तेदार को ही लोन दे रहे हैं, या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनको लोन दे रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दे रहे हैं। इन लोगों को जब लोन दे दोगे तो बैंक के पास पैसा क्या है, कम बचेगा ना, और जब बैंक के पास पैसा ही कम बचेगा तो जब कोई नीडी पर्सन जाएगा, खास करके कौन, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, ये सब जाएंगे, या कोई बेचारा बहुत परेशान इंसान है, जब वो लोन लेने जाएगा तो उसको लोन मिलेगा कि बिकॉज क्या है,
बिकॉज क्या हो गया वहाँ पे, ये हो गया है क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी क्या है वो लोग अपने अपने जान पहचान वालों को दे चुके हैं ना। तो आरबीआई इसको मॉनिटर करता है कि कितना परसेंट आपको किस एरिया में देना है। जैसे मान लो आरबीआई ने सेट कर दिया कि 40% क्रेडिट यानी कि लोन या ऋण आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही घुमाना है, तो 40% हो गया। बचा लोन की अमाउंट कितना बची, 60% ही बची है, तो 60% में मान लो उसने 20% एजुकेशन का सेट कर दिया, बचा 40% में मान लो उसने सेट कर दिया कि 10% आप बिजनेस क्लास या बड़े बड़े अमीर लोगों को दे सकते हो, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ पैसा आप अदर में घुमा सकते हो, जहां मन करे वहां कर सकते हो। तो इस तरीके से क्राइटेरिया सेट करता है कौन, आरबीआई। फिर लिखा है कि पीरियोडिकली बैंक हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू हुम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। तो यही बताते हैं ना कि समय समय पर, पीरियोडिकली मतलब क्या है, समय समय पर बैंक क्या है रिटेन डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है, और समय समय पर जैसे छठे महीने, हर छठे महीने या तीसरे महीने कुछ भी होता होगा, लेकिन वो भेजता रहता है आरबीआई के पास कि हमने साहब देखो इतना लोन दिया है, इस सेक्टर में दिया है, जैसे आपने गाइडलाइंस दिया था हम वैसे ही क्या कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या है कि प्रॉपर एंड फेयर ट्रांसपेरेंस क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो सकती है ना लोगों के पास, बिल्कुल हो सकती है। फिर लिखा देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर, दे कैन लेंड एट वाट एवर इंटरेस्ट रेट दे वांट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये तो हमने फॉर्मल सेक्टर पढ़ा, अब इनफॉर्मल सेक्टर पढ़ते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में ये है कि कोई भी रेगुलेटर नहीं होता, कोई भी नियामक नहीं होता, कोई भी देख रेख करने वाला नहीं होता है। अब भाई मनी लेंडर आपको मान लो 1 लाख रुपया ब्याज देगा, बोलेगा 30% पे, कितने पे, 30%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा जी, 30% सेट किया। तो सोचो कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब वो क्या करता है, फिर आप क्या है उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे। जब इंटरेस्ट पे आप नहीं कर पाओगे तो क्या होगा जी, डेट ट्रैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेट ट्रैप, इसको बोलते हैं क्या, डेट ट्रैप, कर्ज जाल। कर्ज जाल यानी कि क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति लोन ले बैंक से ले या मनी लेंडर से ले, यहाँ पे एग्जांपल हम मनी लेंडर का लेते हैं। तो मनी लेंडर से कोई व्यक्ति अगर लोन ले लिया, कोई गरीब किसान, और वो पैसा नहीं चुका पाता है, यानी कि उसका मूलधन भी नहीं चुका पाया और उसका ब्याज भी नहीं चुका पाया, और इसके बाद क्या होता है कि उसके चक्रवृद्धि लेता ही है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। फिर इसके ऊपर तो 8-10 साल में क्या हो जाता है, वो एक क्या है, डेट ट्रैप में फंस गया है, कर्ज जाल में फंस गया है। इसीलिए देखो ना, जो विदर्भा रीजन है हमारा, आंध्र प्रदेश का विदर्भा रीजन है ना, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। वहाँ पे हमारे बहुत सारे किसान भाई लोग क्या है, बात इसी डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। चाहे वो बैंक हो, सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर में, बेचारे फंस जाते हैं और एक दिन क्या होता है कि अपने प्राण की आहुति दे देते हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हमारी एरिया में हमारे देश में जो है हो चुकी है। तो इसको हम लोग क्या है सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ सुझाव वगैरह हमारी आप जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं कि कैसे हम इस समस्या से समाधान या निजात पाएँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इनफॉर्मल सेक्टर में कोई रेगुलेटर होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर में कोई रेगुलेटर नहीं होता है। यहाँ पे लोग क्या है मनमानी ढंग से क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और आप इसमें बहुत ज़्यादा केस वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अगर हम फॉर्मल सेक्टर में लेते हैं तो फॉर्मल सेक्टर में रेगुलेटर होता है, यस ऑफकोर्स। फॉर्मल सेक्टर में कौन होता है, तो फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई होता है। अगर आप कुछ भी कहीं भी गलती करते हो, कोई भी प्राइवेट बैंक हो, कोई भी गवर्नमेंट बैंक हो, कहीं भी गलती करेगी तो इनको सजा देने के लिए कौन है, आरबीआई तो है ही है ना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत क्या है, आरबीआई उनको क्या है पनिशमेंट दे सकता है। पनिशमेंट इन द सेंस इकोनॉमिकल पनिशमेंट तो दे ही सकता है, फाइन वगैरह चार्ज कर सकता है, या उनका लाइसेंस निरस्त कर सकता है। सो लॉट ऑफ द थिंग्स विल बी डन बाय द आरबीआई इन द केस ऑफ द नल एंड वाइड ऑफ द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक, ओके। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा। कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग क्या करिएगा, हमारे जीमेल आईडी vkm5222@gmail.com पे आप सेंड कर सकते हैं आपकी जो भी क्वेरी वगैरह है। वीडियो को आप देखिए, बार बार पॉज करके देखिए, समझ में आना चाहिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब 1-2 शब्द कहीं भी दिक्कत होती है, त्रुटि होती है, तो उसके लिए तो क्षमा याचना है, एरर है कहीं तो वो सब चलता रहता है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो प्लीज़ मेंशन कर दिया करिए कि हाँ सर समझ में आ गया है, ठीक है। वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बना के रखिए अपना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।